जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को और कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज का चैप्टर होगा भारत का प्राचीन इतिहास भाग 61A। कल मैंने आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास भाग 61 पढ़ा दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का प्राचीन इतिहास 61A। लेकिन आज का चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हर दिन की तरह आइए दोस्तों, सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं और पुनः आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था भारत का प्राचीन इतिहास भाग 61 में। सबसे पहले हम लोग कुमार गुप्त प्रथम के बारे में पढ़े थे और पहला ही प्रश्न आया था कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। कुमार गुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? दोस्तों, इसका उत्तर बना था कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य और शकादित्य की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? महेंद्रादित्य और शकादित्य की उपाधि मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना था कुमार गुप्त के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। अगला प्रश्न बना था स्कंद गुप्त के बारे में। स्कंद गुप्त को और कौन सी उपाधि मिली थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था स्कंद गुप्त को क्रमादित्य और सक्रोपन की उपाधि मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना था सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? इसका उत्तर बना था सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंद गुप्त के द्वारा करवाया गया था। और फिर अगला प्रश्न बना हूण आक्रमण किसके समय में प्रारंभ हो गया था? ध्यान दीजिएगा, हूण आक्रमण का प्रारंभ हो जा रहा है और किसके समय में हो रहा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था स्कंद गुप्त के समय में हूण आक्रमण प्रारंभ हो गया था। हूण आक्रमण स्कंद गुप्त के समय में प्रारंभ हो गया था। फिर हमने पढ़ा था भानुगुप्त के बारे में और इसमें सबसे पहले प्रश्न आया था सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा की बात की जा रही है दोस्तों, और इसके साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सती प्रथा का भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। सती प्रथा का साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिला था। फिर अगला प्रश्न बना इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। फिर दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें केवल एक प्रश्न बना था गुप्त काल के समय में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी और सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? तो हमने आपको बताया गुप्त काल के समय में सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। क्या होती थी? ग्राम हुआ करती थी। और सबसे बड़ी इकाई देश हुआ करती थी। फिर मैंने आप लोगों को केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया था और केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले प्रश्न बना था शासन का प्रमुख कौन होता था? हमने आपको बताया शासन का प्रमुख राजा हुआ करता था। और फिर अगला प्रश्न बना इस समय के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे? तो दोस्तों, इस समय के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को कुमार मात्य कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते थे? इसका उत्तर बना था सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को दंडापासी कहते थे। और फिर अगला प्रश्न बना था शांति और वैदेशिक नीति के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? दोस्तों, इसका उत्तर बना था शांति और वैदेशिक नीति के सर्वोच्च अधिकारी को महासंदिग्धग्रही कहते थे। फिर दोस्तों, प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ा था और इसमें सबसे पहले प्रश्न बना था राज्यों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, राज्यों को भुक्ति कहा जाता था। और फिर प्रश्न बना राज्य का प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, राज्य के प्रमुख को ऊपरी कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना कायस नामक वर्ग का उदय कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था कायस नामक वर्ग का उदय गुप्त काल में हुआ था, जिनका काम लेखा जोखा का हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना काया शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, काया शब्द का प्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। और कल का लास्ट प्रश्न बना था गुप्त काल का समाज कितने भागों में बटा हुआ था? तो दोस्तों, गुप्त काल का समाज 4 भागों में बटा हुआ था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य
और चौथा शूद्र। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कल के चैप्टर को एक बार आप लोगों को रिवीजन करा दिया। अब आइए आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर है भारत का प्राचीन इतिहास भाग 61 ए और इसमें सबसे पहले प्रश्न बन रहा है गुप्तकालीन समाज के बारे में। और कल मैंने आपको गुप्तकालीन समाज का मैंने एक प्रश्न बताया था। गुप्तकालीन समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों मैंने बताया था 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब आइए आज का पहला प्रश्न बना गुप्तकालीन समाज के बारे में। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ध्यान देंगे दोस्तों, जब मेरे द्वारा आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाया गया था, ऋग वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में, तो मैंने वहां बताया था कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। अब आप समझिए, एक बार रिविजन करते हैं। जन्म पर आधार माफ करेंगे, वैदिक काल में और वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्ण पर आधारित थी, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। तो वैदिक काल में कर्म पर आधारित जन्म व्यवस्था थी। इसका तात्पर्य क्या था मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए वैदिक काल में एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का बेटा मान लीजिए वो शूद्र का काम करता है, यानी कि सेवा का काम करता है। तो उस समय उस बच्चे को ब्राह्मण नहीं कहा जाता था, उसे शूद्र कहा जाता था। चूंकि कर्म किया उसने शूद्र का, यानी सेवा का काम किया, तो उसको शूद्र कहा जाता था। एक उदाहरण और लीजिए, मान लीजिए वैदिक काल में एक ब्राह्मण है और उसका बच्चा बनिया का काम करता है, यानी व्यवसाय का काम करता था, तो उसे वैश्य कहा जाता था। यानी कर्म उसका क्या था? वैश्य क्या था। तो अगर वैश्य का कर्म था तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता था, भले ही उसके पिताजी ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार वैदिक सभ्यता में यानी कि ऋग वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन गुप्त काल में यही व्यवस्था जो बड़ व्यवस्था है जन्म पर आधारित हो गई। और दोस्तों तो इस प्रकार दोस्तों ऋग वैदिक काल में वैदिक काल में जो बड़ व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन इस समय जो गुप्त काल में बड़ व्यवस्था है जन्म पर आधारित हो जा रही है। जन्म पर आधारित का तात्पर्य यह है, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति ब्राह्मण है और उसका बच्चा शूद्र का काम कर रहा है, यानी कि सेवा का काम कर रहा है, तो उसके बच्चे को शूद्र नहीं कहा जाएगा, उसको भी ब्राह्मण कहा जाएगा। चूंकि पिता ब्राह्मण है, यानी जन्म के आधार पर उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। एक उदाहरण और लीजिए, मान लीजिए आज के टाइम में यानी कि गुप्त काल के टाइम में एक ब्राह्मण है और उसका बच्चा बनिया का काम करता है, यानी कि व्यापार का काम करता है, तो उसे वैश्य नहीं कहा जाएगा। क्योंकि पिताजी ब्राह्मण हैं तो पिता के नाम पर ही उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि गुप्त काल में बड़ व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी और यही वैदिक काल में ऋग वैदिक काल में बड़ व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न बना, फाहियान ने चांडालों का उल्लेख कहाँ किया था? तो दोस्तों फाहियान ने चांडालों का उल्लेख गुप्त काल में किया था। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न आ रहा है, गुप्त काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों गुप्त काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। आधार का मतलब ये समझिए रीढ़ की हड्डी। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक परिवार में एक माता पिता के 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में 2 बच्चे नहीं कमाते हैं, लेकिन एक बच्चा कमाता है और उसी के द्वारा पूरे परिवार का लालन पालन होता है। तो ये कह सकते हैं कि उस परिवार का वो जो बच्चा कमाने वाला है वो रीढ़ की हड्डी यानी कि आधार है। क्या है? वो आधार है। तो इसी प्रकार मैंने आपको समझाया कि गुप्त काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि है, यानी आधार या रीढ़ की हड्डी कृषि है। तो प्रश्न आएगा गुप्त काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों गुप्त काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि हुआ करता था। और फिर अगला प्रश्न आया, भू राजस्व कुल उत्पाद का कितने परसेंट होता था? तो दोस्तों उत्तर देंगे भू राजस्व कुल उत्पाद का 1/4 से 1/6 हुआ करता था। 1/4 से 1/6 हुआ करता था। तो प्रश्न आएगा भू राजस्व कुल उत्पाद का कितने परसेंट होता था? आप उत्तर देंगे भू राजस्व कुल उत्पाद का 1/4 से 1/6 हुआ करता था। अगला प्रश्न आया, वली कर क्या होता था? तो ध्यान देंगे दोस्तों, गुप्त काल में जो धार्मिक कर होता था, देखिएगा धार्मिक कर की बात की जा रही है,
यानी धर्म की बात की जा रही है। धार्मिक कर लगता था उसे बलि कहते थे। यानी गुप्त काल में जो धर्म पर धार्मिक कार्य पे कर लगता था उसे बलि कहते थे। और प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि बलि कर क्या होता था। इसका उत्तर बना गुप्त काल में जो धार्मिक कर लगता था उसी को बलि कर कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना बलात् श्रम क्या होता है। तो बलात् का संबंध बधुआ मजदूरी से है दोस्तों। तो बलात् श्रम गुप्त काल में एक आय का स्रोत हुआ करता था, यानी स्रोत माना जाता था। बलात् श्रम क्या होता था। बलात् श्रम गुप्त काल में आय का एक स्रोत माना जाता था। फिर अगला प्रश्न बना आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर्थिक उपयोगिता की बात हो रही है। तो आर्थिक आधार पर यानी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। पहला था क्षेत्र, दूसरा वास्तु, तीसरा चारागाह भूमि, चौथा सील और पांचवा अप्रहत। पहला क्षेत्र, दूसरा वास्तु, तीसरा चारागाह भूमि, चौथा सील और पांचवा अप्रहत। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि ये क्षेत्र क्या है, वास्तु क्या है, चारागाह भूमि क्या है, सील क्या है और अप्रहत भूमि क्या होती है। तो दोस्तों क्षेत्र ऐसे भूमि को कहते हैं जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी। क्षेत्र ऐसे भूमि को कहते हैं जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, यानी जहाँ पर कृषि किया जा सकता था उसे क्षेत्र कहते हैं। और वास्तु, वास्तु का तात्पर्य है वास करने वाली भूमि, यानी वास करने वाली भूमि, यानी वास करने योग्य भूमि, यानी निवास करने वाली ऐसी भूमि हो उसे वास्तु कहते थे। निवास करने वाली भूमि को यानी निवास करने वाली भूमि को वास्तु कहते थे। और चारागाह, चारागाह भूमि ऐसे भूमि कहते थे जहाँ पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता था। ये बहुत सी रहा है कि जहाँ पर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता था उसे चारागाह भूमि कहते थे। उसके बाद चौथा आता है सील। तो दोस्तों सील ऐसे भूमि को कहते थे जो जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी, यानी जिसकी जुताई नहीं की जा सकती थी उसे सील भूमि कहते थे। और अपृहत भूमि यानी ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, यानी कि जहाँ पर जंगल ही हुआ करते, जंगल ही जंगल हुआ करते थे, उसे अपृहत भूमि कहते थे। तो दोस्तों प्रश्न आएगा आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया। आप उत्तर देंगे आर्थिक आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। पहला क्षेत्र, दूसरा वास्तु, तीसरा चारागाह भूमि, चौथा सील और पांचवा अपृहत। फिर अगला प्रश्न आया सिंचाई के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था, यानी सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर पी बनाया है रहट या घंटी यंत्र का। इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक बैल है, बैल को एक जोठे से जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा नीचे अंदर यानी अंडरग्राउंड भूमि में एक गियर लगा होता था, यानी गियर लगा होता था और गियर को इस सॉफ्ट से जोड़ दिया जाता। देखिएगा यहाँ से एक अंदर ही अंदर सॉफ्ट लगा हुआ है और इस सॉफ्ट को यहाँ पर एक चक्री से जोड़ दिया गया और चक्री में बाल्टी लगा दिया गया है। ये बाल्टी लगा दिया गया है और ये बाल्टी जब नीचे आती थी, ये बैल जब चलता था, जब ये बैल चलता था तो ये चक्री नीचे आती थी और जब चक्री नहीं जाती तो बाल्टी जा करके नीचे जो कुआं था, नीचे कुआं है तो कुआं में बाल्टी डूब जाती थी और इसी बाल्टी में पानी भर करके बाहर आ जाता था। इसी को रहट या घंटी यंत्र कहा जाता था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो आप उत्तर देंगे सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। फिर अगला प्रश्न आया श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो पहले आप समझिए श्रेणी क्या चीज होता है। तो दोस्तों व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहते थे। ध्यान देंगे जैसे मान लीजिए 10 व्यापारियों का एक समूह है या 15 व्यापारियों का एक समूह है या 20 व्यापारियों का एक समूह है। तो जो व्यापारियों का समूह होता था उसी को श्रेणी कहते थे। व्यापारियों के समूह को क्या कहा गया, श्रेणी कहा गया। और श्रेणी को प्रधान को यानी श्रेणी का जो प्रधान होता था उसे ज्येष्ठक कहा जाता था। तो प्रश्न यहाँ पर यही कह रहा है कि श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो उत्तर देंगे श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना
गुप्त काल में व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह जगह कौन थी? तो आप उत्तर देंगे गुप्त काल में व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह उज्जैन हुआ करती थी। कौन सा होता था? उज्जैन। गुप्त काल में व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी हुआ करती थी? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे गुप्त काल में व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह उज्जैन हुआ करती थी। और फिर अगला प्रश्न बना सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किस काल में जारी किया गया था? तो दोस्तों ध्यान देंगे सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में ही जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? गुप्त काल में। और दोस्तों इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। ध्यान दीजिएगा जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा जारी किया जा रहा है इनको अभिलेखों में दिनार कहा गया था। तो प्रश्न आएगा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किस काल में जारी किया गया था? तो आप उत्तर देंगे सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में जारी किया गया था। और दोस्तों इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया था। फिर अगला प्रश्न बन रहा है गुप्तकालीन धर्म के बारे में। तो दोस्तों गुप्तकालीन धर्म से संबंधित पहला प्रश्न बना गुप्त काल का राजकीय धर्म क्या था? आप उत्तर देंगे गुप्त काल का राजकीय धर्म वैष्णव था। ध्यान देंगे वैष्णव। भगवान विष्णु को वैष्णव कहा जाता है। और ध्यान देंगे आज भी जो कृष्ण के भक्त हैं इनको भी वैष्णव कहा जाता है। तो दोस्तों गुप्त काल का राजकीय धर्म वैष्णव था। और भगवान विष्णु का जो वाहन था क्या था? गरुड़ था। ध्यान दीजिएगा भगवान विष्णु का जो वाहन था वो गरुड़ था। तो इनका राजकीय चिन्ह क्या हो गया? गरुड़ हो गया। तो प्रश्न आएगा गुप्त काल का राजकीय धर्म क्या था? आप उत्तर देंगे गुप्त काल का राजकीय धर्म वैष्णव था। और एक प्रश्न और बन गया कि इनका राजकीय चिन्ह क्या था? आप उत्तर देंगे इनका राजकीय चिन्ह गरुड़ हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार क्या था? तो आप उत्तर देंगे भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह हुआ करता था। ध्यान देंगे वराह। आगे मैंने एक पिक लगाकर आप लोग समझाने का प्रयास किया है, देखेंगे ये भगवान विष्णु का वराह अवतार है। इस पर एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताऊं। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। और वो बहुत ही प्रतापी राक्षस था। और वो पृथ्वी पर बहुत अत्याचार कर दिया था और पृथ्वी को उठा करके समुद्र में जाकर के डुबो दिया था। तो भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया। वराह का अवतार लिया और समुद्र में जाकर के पृथ्वी को अपने, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ना, पृथ्वी को अपने नथुने पर यानी कि नाक पे उठा करके समुद्र से बाहर निकालते हैं और पृथ्वी को अपनी जगह पर रखते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न बन रहा है कि भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार क्या था? आप उत्तर देंगे भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार था। अगला प्रश्न त्रिमूर्ति की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों त्रिमूर्ति का संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश से है। आप ऊपर देखिए मैंने लगाया है एक पिक ब्रह्मा विष्णु महेश का। इन्हीं को त्रिमूर्ति कहा जाता था, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति कहा जाता था। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है त्रिमूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुआ था? तो आप उत्तर देंगे त्रिमूर्ति पूजा का प्रारंभ गुप्त काल से प्रारंभ हो गया था। कब से हुआ था? गुप्त काल से प्रारंभ हो गया था। फिर अगला प्रश्न बना देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है, ललितपुर। और दोस्तों ललितपुर है कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो प्रश्न पूछेगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप उत्तर देंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है। और दोस्तों ललितपुर जो जगह है वो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है। जबलपुर स्थान का नाम है। और दोस्तों ये जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में पड़ता है और ये जबलपुर मध्य प्रदेश स्टेट यानी राज्य में पड़ता है। तो प्रश्न आएगा तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप उत्तर देंगे तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में स्थित है। और दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश स्टेट यानी राज्य में आता है। अगला प्रश्न बना एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर बनेगा एरण का विष्णु मंदिर सागर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा सागर में। और ये सागर भी कहाँ पड़ रहा है?
मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। कौन सा जगह? सागर। और सागर में कौन सा मंदिर है? तो एरण का विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर? एरण का विष्णु मंदिर है। और प्रश्न भी यही बन रहा है कि एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, एरण का विष्णु मंदिर सागर में स्थित है और सागर मध्य प्रदेश स्टेट यानी राज्य में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना, भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भूमरा का शिव मंदिर सतना में स्थित है। सतना एक जगह का नाम है और ये भी जगह दोस्तों, सतना जो जगह है मध्य प्रदेश स्टेट में ही पड़ रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में ही पड़ रहा है भूमरा का शिव मंदिर। तो प्रश्न कह रहा है, यानी प्रश्न बन रहा है, भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप उत्तर देंगे भूमरा का शिव मंदिर सतना में है और सतना मध्य प्रदेश स्टेट यानी राज्य में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना, नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ है? तो आप उत्तर देंगे नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में है और ये भी पन्ना जो जगह है मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ रहा है, यानी कि राज्य में पड़ रहा है। तो उत्तर देंगे नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में है और दोस्तों पन्ना जगह जो है मध्य प्रदेश राज्य यानी स्टेट में पड़ता है। तो प्रश्न आएगा नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पर है? आप उत्तर देंगे नचना कुठार का पार्वती नंबर पन्ना में है और पन्ना मध्य प्रदेश राज्य में आता है। फिर अगला प्रश्न बना, नागोद का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर देंगे नागोद का शिव मंदिर सतना में है और सतना भी मध्य प्रदेश स्टेट में ही आता है। सतना भी मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। तो दोस्तों नागौद का शिव मंदिर कहाँ? तो दोस्तों नागौद का शिव मंदिर सतना में है और सतना भी मध्य प्रदेश स्टेट में आता है, यानी कि राज्य में आता है। और इसके बाद दोस्तों आज से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं, आज के चैप्टर से संबंधित, इसको जान लेते हैं। किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया? तो दोस्तों उत्तर है गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न आएगा किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, किस काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो ध्यान देंगे दोस्तों गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सती प्रथा का मैंने एक पिक लगाया है। दोस्तों होता क्या था सती प्रथा में कि मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ हुआ करते थे। अगर हस्बैंड का मृत्यु हो गया तो वाइफ को भी उसी चिता में जला करके मार दिया जाता था, या ऐसे कह सकते हैं कि वाइफ जो होती थी उसी चिता में अपने आप को जला देती थी। तो बहुत ही क्रूर यह व्यवस्था थी, अगर थी तो भी। तो दोस्तों प्रश्न आ रहा किस काल में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है? आप उत्तर देंगे गुप्त काल में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। फिर इसी में एक प्रश्न और आ गया, बाल विवाह का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे गुप्त काल में ही बाल विवाह का भी प्रथम उल्लेख मिलता है। और यहाँ देखेंगे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों का बचपन में ही शादी करा दिया गया, यानी कि बचपन में शादी करा देना वही बाल विवाह होता है। और इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है? गुप्त काल में मिल रहा है। तो दोस्तों प्रश्न बन रहा है किस काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिलता है? आप उत्तर देंगे गुप्त काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिलता है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, किस काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था? आप उत्तर देंगे गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। तो दोस्तों आइए आज के चैप्टर को एक बार और रिवीजन करते हैं। दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बना था गुप्तकालीन समाज से संबंधित, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मैंने आपको बताया था गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित थी, लेकिन यही वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। अगला प्रश्न बना था फाहियान ने चंडालों का उल्लेख कहाँ किया? तो दोस्तों फाहियान ने चंडालों का उल्लेख गुप्त काल में किया था। और फिर गुप्त काल से संबंधित अर्थव्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया था। और इसका पहला प्रश्न बना था गुप्त काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था गुप्त काल के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न बना था भू राजस्व
कुल उत्पाद का कितने परसेंट होता था? तो हमने आपको बताया था भू राजस्व कुल उत्पाद का 1/4 या 1/6 हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना बलि कर क्या होता था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया गुप्त काल में जो धार्मिक कर लगता था उसी को बलि कर कहते थे। और फिर अगला प्रश्न बना था बलात् श्रम क्या होता था? तो दोस्तों बलात् श्रम गुप्त काल में आय का एक स्रोत हुआ करता था या कह सकते हैं एक स्रोत माना जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना था आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका उत्तर बना था आर्थिक आधार पर यानी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। पहला क्षेत्र, दूसरा वास्तु, तीसरा चारागाह भूमि, चौथा सील और पांचवा अपहृत। फिर अगला प्रश्न बना था सिंचाई के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए? इसका उत्तर बना था सिंचाई के लिए रहट यंत्र या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहता था। क्या कहते थे? ज्येष्ठक। फिर अगला प्रश्न बना था गुप्त काल में व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी थी? तो हमने आपको बताया था गुप्त काल में व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह उज्जैन हुआ करती थी। और फिर अगला प्रश्न बना था सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी किया गया था? तो दोस्तों सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में ही जारी किया गया था। और दोस्तों इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना गुप्तकालीन धर्म से संबंधित। और इसमें पहला प्रश्न बना था गुप्त काल का राजकीय धर्म क्या था? तो दोस्तों गुप्त काल का राजकीय धर्म वैष्णव हुआ करता था और राजकीय चिन्ह गरुड़ हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह हुआ करता था। और त्रिमूर्ति की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर बना था त्रिमूर्ति की पूजा गुप्त काल से प्रारंभ हो गई थी। अगला प्रश्न बना देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर ललितपुर में स्थित है। और दोस्तों ललितपुर उत्तर प्रदेश में आता है। और अगला प्रश्न बना था तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में स्थित है। और दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। अगला प्रश्न बना एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों एरण का विष्णु मंदिर सागर में स्थित है। और सागर भी मध्य प्रदेश स्टेट में ही आ रहा है। फिर अगला प्रश्न बना भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भूमरा का शिव मंदिर सतना में स्थित है। और सतना भी मध्य प्रदेश स्टेट में ही आ रहा है। अगला प्रश्न बना नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में है। और पन्ना भी मध्य प्रदेश में ही आ रहा है। फिर अगला प्रश्न बना नागौद का शिव मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों नागौद का शिव मंदिर भी सतना में है। और सतना भी मध्य प्रदेश स्टेट में ही आ रहा है। फिर अगला प्रश्न बना किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया था? तो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया था। और अगला प्रश्न बना था किस काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों गुप्त काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिलता है। और दोस्तों किस काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था? इसका उत्तर बना था गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। तो दोस्तों यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त होता है। मैं चाहूँगा दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और आपको अगर कोई चैप्टर भूला है तो पीछे का चैप्टर खोल करके रिविजन कर लीजिए। तो दोस्तों यहीं पर मेरा ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।